Welcome to my channel Basics of Learning. In this video we will discuss about the various constitutional provisions in our constitution. तो शुरू करते हैं। सोचिए एक ऐसा कानून जो कई सौ वर्षों पहले बनाया गया हो, क्या लोग उसको आज तक पालन करेंगे उसका? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि समय के हिसाब से लोग बदलते हैं, लोगों की ज़रूरत बदलती है, उनकी सोच, उनकी महत्वाकांक्षाएँ, उनके विचार और समाज के स्वरूप सभी बदलाव होते हैं। अगर उन बदलाव के हिसाब से कानून नहीं बदलता अपने आप को, तो लोगों के लिए वो कानून नहीं रहता, वो ब्लैक लेटर्स बन जाते हैं। तो इसलिए संविधान में भी संशोधन की प्रक्रिया को रखा गया था, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने कहा था कि ये संविधान ना केवल आज के समय को गाइड करेगा जो 1950 का समय था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी गाइड करता रहेगा। संविधान में संशोधन की ज़रूरत क्यों बनती है? क्योंकि समय के हिसाब से जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव होते हैं, उनके हिसाब से संविधान को भी बदलना पड़ता है, ताकि ये विकास की राह में एक रोड़ा ना बने। तो इसके बाद हम जानते हैं संसद के बारे में। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जिसकी अधिकतम संख्या सदस्यों की 552, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का। लेकिन जो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, जो 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के माध्यम से लाया गया था, जिसमें इनको अबॉलिश करने के लिए बोला कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को अब संसद में कोई भी जगह नहीं दी जाए। अब इसके बाद जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है 545 है। राज्यसभा की स्ट्रेंथ 245, जिसमें से 233 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और केंद्र शासित राज्यों का, और जिसमें से प्रेसिडेंट जो 245 सदस्य हैं 12 को अपॉइंट कर सकते हैं, जो विशेष क्षेत्रों में अपनी जानकारी रखते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसमें संविधान के प्रोविजंस में कोरम क्या होता है। कोरम होता है कि आप किसी भी बिजनेस या किसी भी हाउस की फंक्शनिंग को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम स्ट्रेंथ चाहिए स्टार्ट करने के लिए, जो कि आर्टिकल 100 की क्रॉस 3 में दिया हुआ है। लोकसभा की जो सदस्यता है 545, इसका 10% अगर होगा तब संसद की कार्यवाही की जाएगी, जो कि 545 का 10% 55, और राज्यसभा में ये कोरम 245 का 10% 25 को होगा। अब जानते हैं मेजॉरिटी के प्रकार कितने होते हैं। सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी। ये सभी जो मेजॉरिटी हैं, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमेंडमेंट के लिए ज़रूरत पड़ती है इनकी। सभी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स होती है मेजॉरिटी फॉर अमेंडमेंट्स, किसी भी अमेंडमेंट लाने के लिए। सिंपल मेजॉरिटी में जो 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटेड, जो भी अगर लोकसभा है, लोकसभा की हमने सदस्यता की संख्या जानी कि 545, इसमें इसका 50% लोग जो वोट भी कर रहे हैं और प्रेजेंट भी हैं। इनके प्रोविजंस के बारे में हम सभी को डिटेल में डिस्कशंस करेंगे आगे। तो यहाँ पे एक चार्ट मैंने दिया है ताकि आप सभी को एक ओवरव्यू कर सकें। इसमें सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और इफेक्टिव मेजॉरिटी। सभी में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। उन रिक्वायरमेंट्स को उनकी यूज़ के साथ हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं सिंपल मेजॉरिटी का, और इसको हम फंक्शनल मेजॉरिटी भी बोलते हैं। जैसे कि जब हम संविधान में संसद के बारे में जानेंगे आर्टिकल 79 में, तो लोकसभा और राज्यसभा और उनका इंटीग्रल पार्ट प्रेसिडेंट होते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी लॉ में इस सिंपल मेजॉरिटी के बारे में नहीं दिया गया है, या किसी भी मेजॉरिटी के बारे में नहीं दिया गया है, तो हम सिंपल मेजॉरिटी को कंसीडर करते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी के हिसाब से इस डिसीजन को लिया जा सकता है। ये जो सामान्य बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं, उनको पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत बनती है। इनका यूज़ कहाँ पे होता है? ऑर्डिनरी बिल पास करने के लिए, मनी बिल पास करने के लिए, फाइनेंस बिल पास करने के लिए, या मोशन पास करने के लिए, नॉन कॉन्फिडेंस, एडजॉर्नमेंट, सेंश्योर और कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, या वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, और किसी भी वित्तीय आपातकाल घोषणा करने के लिए, जो कि अनुच्छेद 360 में जिसके प्रोविजंस दिए हुए हैं, या राज्यों में प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करने के लिए। जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा के स्पीकर
या किसी स्टेट लेजिस्लेचर के स्पीकर उनके चुनाव से संबंधित, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा 368 के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, जिसमें राज्यों का जो हम रेटिफिकेशन देखेंगे राज्यों द्वारा उसको पास किया जाता है, उसमें सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी द्वारा पास किया जाता है राज्यों से। अब देखते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होता है जो स्ट्रेंथ है उसका 50% प्लस 1। अगर जो उसकी लोकसभा की स्ट्रेंथ 245 है तो 245 का 50% प्लस 1 273। तो ये क्यों ज़रूरत पड़ती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की? सरकार बनाने के लिए, क्योंकि सरकार वही पार्टी बनाती है जिसकी 50% से अधिक सीटें होती हैं। अब जानते हैं इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी के बारे में। इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी को हम देखते हैं जैसे कि जो टोटल स्ट्रेंथ है और जिसमें से हम माइनस करेंगे वैकेंट सीट्स को, या किसी भी वजह से अगर सीट वैकेंट्स हो गई है डेथ की वजह से या फिर किसी भी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, तो इनका यूज़ कहाँ पे है? वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, जिनके लिए अनुच्छेद 67B में इसका प्रोविजंस है, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो लोकसभा के होते हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं उनको रिमूव करने के लिए। फिर देखते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, जो कि 4 टाइप्स की होती है। एक जो अनुच्छेद 249 में, एक जो अनुच्छेद 368 में, और एक 368 में जो दूसरी तरीके की जिसमें 50% जो राज्यों का भी रेटिफिकेशन देखा जाता है, और एक जो आर्टिकल 61 में जो होती है। पहला देखते हैं अनुच्छेद 249 में स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 249। इसमें जो 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, सपोज 545 सदस्य हैं और उसमें से 400 सदस्य आए प्रेजेंट थे, जिसमें से 300 लोगों ने वोटिंग की, तो जो 545 सदस्यों में से प्रेजेंट और वोटिंग, प्रेजेंट भी रहे पार्लियामेंट में लेकिन कुछ सदस्य वोटिंग नहीं करते, या तो वो अबस्टेन करते हैं, कुछ भी नहीं करते, वोटिंग नहीं करते, या वोटिंग करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो अनुच्छेद 249 में जो मेजॉरिटी की ज़रूरत बनती है, इसमें 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो 545 सदस्य हैं उनका 2/3 जिन्होंने प्रेजेंट और वोटिंग की है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आउट ऑफ 245 मेंबर्स इन राज्यसभा, अगर राज्यसभा के जो 245 सदस्य हैं, इफ़ ओनली 150 आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जिनमें से केवल 150 ने प्रेजेंट रहे और वोटिंग की, देन स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्स एज पर आर्टिकल 249 वुड बी 101। तो इसके हिसाब से जो अनुच्छेद 249 के हिसाब से मेंबर प्रेजेंट एंड वोटेड 2/3 101 पे होगा 249 के अनुसार। अब केसेस वेयर स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 249 इज यूज, कहाँ पे यूज़ किया जाता है इस तरीके की मेजॉरिटी में? जब राज्यसभा पार्लियामेंट को एम्पावर करती है कि जो मैटर 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट में दिए हुए हैं, 7th शेड्यूल में जो लिस्ट दी गई है जहाँ पे ये बताया गया है कि किन विषयों पे राज्य कानून बना सकते हैं, किन विषयों पे केंद्र कानून बना सकती है, और किस विषय पे राज्य और केंद्र मिलकर कानून बना सकते हैं। राज्य की जो लिस्ट दी हुई है, राज्य सूची, उनके विषय पे केंद्र कब कानून बना सकता है उसके संबंध में आर्टिकल 249 में प्रोविजंस दिए हुए हैं। फिर है स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 368। इसमें मेजॉरिटी 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटेड, जो मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटेड हैं उनका 2/3, और 50% जो उनकी स्ट्रेंथ है उनके दोनों को मिलाकर। दिस टाइप ऑफ मेजॉरिटी इज यूज फॉर द मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये अधिक जो ज़्यादातर इसका जो प्रयोग होता है वो संवैधानिक बदलाव जब किया जाता है तब इसकी ज़रूरत बनती है। टू पास ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इन राज्यसभा, राज्यसभा में किसी भी संवैधानिक संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए इन एडिशन टू गेटिंग द सपोर्ट ऑफ 123 मेंबर, 123 जो सदस्य हैं राज्यसभा के उनका सपोर्ट के लिए, द विल शुड बी फेवर्ड बाई मोर देन 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। और वो जो 245 सदस्य हैं जिसमें से 123 की तो ज़रूरत होगी, जो 50% प्लस 1 है, प्लस 2/3 जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका भी 2/3 चाहिए। और इसका ज़रूरत कहाँ पे बनती है? टू पास ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विच डज नॉट अफेक्ट फेडरलिज्म। एक तो वो संविधान संशोधन होते हैं जो संघवाद को प्रभावित करते हैं। संघवाद का मतलब है जो शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच में हुआ है, इसके संबंध प्रावधानों को अगर प्रभावित करते हैं तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है जिसमें राज्य का भी कंसेंट लिया जाता है।
तो इसमें लिखा है कि टू पास ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विच डज नॉट अफेक्ट, जो अफेक्ट नहीं करते संघवाद को, या किसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के रिमूवल के लिए, या फिर चीफ इलेक्शन कमीशन के रिमूवल के लिए, या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल के रिमूवल के लिए, या नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करने के लिए दोनों हाउसेस से। रेजोल्यूशन बाई स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द क्रिएशन और एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अनुच्छेद 169 के अकॉर्डिंग जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनका एवोल्यूशन या उनका क्रिएशन करने के लिए। स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 368 प्लस स्टेट रेटिफिकेशन व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ट्राई टू चेंज द फेडरल स्ट्रक्चर। मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था, एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं प्रभावित करते, इसमें जो प्रभावित करते हैं। इसमें जो स्पेशल मेजॉरिटी है 368 में 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो 2/3 मेंबर प्रेजेंट भी हैं, वोटिंग भी की है, और इसके साथ में जो दूसरी ज़रूरत है 50% ऑफ स्टेट्स लेजिस्लेचर बाई सिंपल मेजॉरिटी, जो राज्य हैं उनका 50% राज्यों द्वारा उनका जो समर्थन। इसका जो एग्जाम्पल है एनजेसी में था, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था 99, जिसमें जो जजेस की अपॉइंटमेंट से संबंधित जो था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसमें 15 राज्यों का सपोर्ट चाहिए था। यूज़ क्या था? टू पास ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विच अफेक्ट फेडरलिज्म लाइक पोजीशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस। फिर इसके बाद पढ़ते हैं कि स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 के हिसाब से जो स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत बनती है, इसमें 2/3 मेंबर ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, जो हाउस की टोटल स्ट्रेंथ है, सपोज लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ 545, राज्यसभा की 245, तो 2/3 स्ट्रेंथ कितनी होगी इसके लिए देखेंगे। इन लोकसभा द स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 61 इज 364 और राज्यसभा की 164 होगी, 2/3। इसका यूज़ होता है कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए, महाभियोग लगाने के लिए। अब प्रोसीजर क्या है अमेंडमेंट से संबंधित, जो आर्टिकल 368 में है कि ए बिल फॉर द अमेंडमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। एक जो प्रोसीजर जो शुरुआत से हम देखते हैं, किसी भी पहले विधेयक लाया जाता है, उसको या हम लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राज्यसभा में, या तो उसको एक गवर्नमेंट बिल के तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल वो बिल होते हैं जो गवर्नमेंट, जो एक मिनिस्टर द्वारा नहीं दिए जाते, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑन नीडेड, जो राष्ट्रपति की जो पूर्व रिकमेंडेशन से उनकी ज़रूरत नहीं बनती। बिल मस्ट बी पास्ड फ्रॉम बोथ द हाउसेस बाय एब्सोल्यूट स्पेशल मेजॉरिटी मोर देन 50% और 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी। ये जो बिल दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी जो कि 50% मतलब होता है, इसमें हाफ उसका नंबर 545 का आधा 273, उसका आधा प्लस 1 272 प्लस 1 273 टोटल, और 2/3 मेंबर जो इसकी प्रेजेंट एंड वोटिंग वाले। फिर जानते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ जो ज़रूरी, जो केशवानंद भारती के द्वारा इसको दिया गया था, और इसमें ये प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के हर पार्ट को चेंज किया जा सकता है, लेकिन इनको नहीं। इनमें जो प्रोविजंस दिए हैं वो एक फाउंडिंग स्ट्रक्चर की तरह संविधान के लिए काम करते हैं, और एक आसान भाषा में अगर बोला जाए कि ये संविधान के पीछे वो विचारधारा है जो संविधान को जीवित रखने के लिए ज़रूरी है। और पार्लियामेंट अनुच्छेद 368 के हिसाब से किसी भी चीज़ को वायलेट कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं। तो बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट क्या हैं? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, कानून हमेशा सुप्रीम, ये जो संविधान हमेशा सुप्रीम रहेगा, और वेलफेयर स्टेट जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में दिया, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया। प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन नेचर ऑफ आवर स्टेट, जुडिशियल रिव्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम, डिग्निटी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर, पार्लियामेंट्री सिस्टम, काफ़ी सारे प्रोविजन जो कि केशवानंद भारती के द्वारा दिए गए, जिसको मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ ग्रेटर डिटेल्स के साथ। तो हम जानते हैं केशवानंद भारती केस के बारे में, जो कि अमेंडमेंट से रिगार्डिंग एक लैंडमार्क केसेस है। तो इसमें जो प्लेंटिफ थे जिनका नाम था केशवानंद, वो एक
हिंदू मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशन के लीडर थे जो कि केरला में थे। उन्होंने जो 2 लैंड रिफॉर्म कानून थे जो केरला राज्य द्वारा पास किए गए थे, उनको उन्होंने चैलेंज किया, क्योंकि उस कानून के हिसाब से उनका अनुच्छेद 25, 26, 14, 19(1) का F और आर्टिकल 31 का उल्लंघन हुआ, जिसमें उनकी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वलिटी और राइट टू प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी विदाउट रेस्ट्रिक्शन, ये सभी वायलेट किए गए थे। ये 13 जज की बेंच द्वारा इसको निर्धारित किया गया था, जिसको 7 जजेस ने फेवर थे, 6 अगेंस्ट थे। इट केम टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट केस। ये सबसे ज़रूरी केस है, क्योंकि इसी केस द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। और इस जो केस में 24, 25 और 29 संविधान संशोधन की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को जांचा गया। तो आप जानते हैं 24वां संविधान संशोधन क्या था। 24वां जो संविधान संशोधन था, जिसको हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसने अनुच्छेद 13 में जो बदलाव किए थे। अनुच्छेद 13 में है कि अगर कोई भी कानून पारित किया जाता है संसद द्वारा जिसमें किसी भी संविधान के भाग को वायलेट करता है, तो जुडिशरी के पास पावर है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए। आर्टिकल 13 रेगुलेट गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग चेक एंड बैलेंस दैट द पावर मेड बाय द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट दैट इन्फ्रिंज ऑन द राइट ऑफ द पीपल। द अमेंडमेंट, जो 24वां अमेंडमेंट था, उन्होंने आर्टिकल 13 में चेंज लाया, क्लॉज 4 जोड़ा और उसमें बताया था कि जो आर्टिकल 368 द्वारा जो सुधार होंगे उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। और इस 24वें संशोधन द्वारा आर्टिकल 368 में भी बदलाव किया गया था। इसमें चेंजेस किए गए थे पार्लियामेंट की पावर से रिगार्डिंग, अमेंडमेंट की प्रोसीजर से रिगार्डिंग, और कहा था कि डेस्पाइट वट एवर इज मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट वुड बी एबल टू ऐड, repeal and amend any section of the constitution according to procedure set down by the article 368। पार्लियामेंट के पास पावर है कुछ भी ऐड करने के लिए, रिपील करने के लिए, अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 368 में उसका प्रोसीजर है। इवन प्रोविजन मेंशनिंग इन प्रोविजो ऑफ 368 आफ्टर बीइंग पास्ड बाय मेजोरिटी सच अ बिल और एक्ट merely रिक्वायर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसमें पार्लियामेंट की पावर को एक्सटेंड किया गया था। 25वां संविधान संशोधन, इसने अनुच्छेद 31 में बदलाव किया और कहा कि नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, क्लॉज 2 वाज इंसर्टेड और 31 का क्लॉज 2 को जोड़ा गया था। द क्लॉज स्टेटेड दैट एनी लॉ विच अलाउड द स्टेट टू टेक प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन अमाउंट, दैट अमाउंट वुड नॉट बी क्वेश्चन बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ। जो भी प्रॉपर्टी ली जाती है उसका जो कॉम्पनसेशन दिया जाता है उसको किसी भी तरीके से उसकी जो संवैधानिकता को नहीं जांचा जाएगा। क्लॉज 9B, आफ्टर 2A was inserted that nothing mentioned in article 19 1F shall affect such law। और इसमें एक आर्टिकल 19 के 1F में भी बदलाव किया गया था जो प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग था। और अनुच्छेद 31C को जोड़ा गया, जिसमें लिखा था कि the law that enforce the fundamental rights of the directive principles, it state that the law made to ensure directive principle was enforced would not be subject to scrutiny of article 14 1931। they shall not be declared void if they abridge such rights। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर पार्लियामेंट अगर ऐसी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो पार्ट 4 में दिए हुए हैं उनको लागू करती है, अगर उनके लागू करने से किसी भी संवैधानिक अधिकार जो हमारे संविधान के भाग 3 में जो अधिकार दिए गए मौलिक अधिकार किसी का उल्लंघन होता है, जिनमें से अनुच्छेद 14, 19 और 31 का है, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनली रिव्यू नहीं किया जाएगा जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से। लेकिन बाद में इनकी जो प्रेजेंट पोजीशन ये है, जो आर्टिकल 39B और C में अगर कुछ चेंजेस किया जाता है तो आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन होता है तो उनका जुडिशियल रिव्यू या कॉन्स्टिट्यूशनलिटी उसकी जज नहीं की जाएगी। दिस इज़ ओनली इफ़ द लॉ हैज़ बीन पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड हैज़ गॉट असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। फिर 29वें संविधान संशोधन के बारे में जानेंगे। इट इंक्लूड टू केरला एक्ट ऑन लैंड रिफॉर्म इन 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में वो सभी लॉ रखी जाती हैं जिनका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता।
लेकिन IR कोहले केस के बाद में उनको बताया गया था कि अगर जो 24 अप्रैल 1973 के बाद जब बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आया था, अगर किसी भी कानून को एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन दिया जाता है 9वीं शेड्यूल में रख के, तो उसकी भी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जज की जाएगी इस डेट के बाद से, 24 अप्रैल 1973 के बाद से। इसमें पिटिशनर के आर्गूमेंट थे कि दे आर्ग्यूड दैट द रीस्ट्रक्चरिंग पार्लियामेंट्स पावर अमेंडिंग आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ही आल्सो स्टेटेड द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वर बीइंग वायलेटेड। ही प्लीडेड टू कोर्ट टू रिसीव रिकॉर्ड्स इशू द एक्सटेंट ऑफ पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये मुद्दे थे कि पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर से संबंधित, इसमें क्या बताया गया, द कोर्ट अपहेल्ड द 24th अमेंडमेंट। कोर्ट ने जो 24वां संशोधन था उसको अपहेल्ड किया। दैट सेकंड पार्ट ऑफ द 25th अमेंडमेंट बस अल्ट्रावायर्स। और जो 25वें संविधान का जो दूसरा क्लॉज था उसको संविधान के विरुद्ध बताया था, अल्ट्रावायर्स। दो वर्ड होते हैं, इंट्रावायर्स जो संविधान की परिधि में है, अल्ट्रावायर्स जो संविधान की परिधि से बाहर है। जो शक्तियाँ तुमको दी गई हैं उस शक्तियों से अगर बाहर कार्य किया जाता है तो उसको अल्ट्रावायर्स कहते हैं। The court in this judgment answered an extremely important question that was left unanswered by the गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न था उसको इस केशवानंद भारती केस में जवाब दिया गया था। वो प्रश्न जिसके गोलकनाथ केस में कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिए गए उनको चेंज कर सकती है या उनको अमेंड कर सकती है। तो कोर्ट ऑब्जर्व दैट सच पावर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्स ड्यूटी टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स ड्यूटी टू परफॉर्म सोशियो इकोनॉमिक ड्यूटीज़। ये फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का एक बैलेंस बना के उनके संबंध में बताया गया था। टू आंसर दिस क्वेश्चन दे एस्टैब्लिश द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और इस चीज़ का जवाब देने के लिए उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का जो मूल ढांचा के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वाइल दे एडमिटेड दैट द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अनरेस्ट्रिक्टेड। जो संविधान को संशोधन करने की जो शक्ति है पार्लियामेंट के अंदर वो असीमित है। विद रिगार्ड टू द पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे विश टू अमेंड, जिस संविधान भाग का वो बदलना चाहें, लेकिन उनके पास कुछ लिमिटेशंस हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन्स ने दी थी। फिर द मेजॉरिटी बेंच लेफ्ट इट अप टू द कोर्ट टू डिसाइड व्हाट द थिंग्स विल बी एडेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर बिकॉज इन देयर ओपिनियन दे वर नॉट ऑब्जेक्टिव। क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आप देखोगे तो कई सारी चीज़ें हैं, तो अब क्या चीज़ इसमें ऐड की जाएगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर होगी वो समय के साथ छोड़ दिया गया, बाद में भी उसको ऐड किया गया था। द मेजर फाइंडिंग ऑफ कोर्ट आर एज फॉलो। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अमेंडमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ। दोनों में अंतर है, एक सामान्य विधि में और एक संविधान की संशोधन विधि में। ओवररूल्ड गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस बाय स्टेटिंग द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड इज नॉट अनफेटर्ड, इट कांट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग की जो पावर है वो असीमित नहीं है, वो जो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं अमेंड कर सकती, इस बेसिक स्ट्रक्चर से उनकी पावर सीमित होती हैं। दे एस्टैब्लिश द एक्सटेंट ऑफ अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 एंड स्टेटेड दैट इट वाज रेस्ट्रिक्टिव एंड इट वुड नॉट मेक फंडामेंटल चेंजेस। एक मूलभूत बदलाव नहीं करेगा, ऐसे बदलाव कर सकता है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित ना करते हों। And it stated that the parliament can amend any provision in the constitution including fundamental right, but this was again subject to the fact that they could not alter the basic structure। मूलभूत अधिकार का भी बदल सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित नहीं करें। द कोर्ट मेंशन ए फ्यू बेसिक स्ट्रक्चर विच दे कुड लुक इट सच एज फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे ज़्यादा जरूरी है जो चुनाव की प्रक्रिया एक स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से की जाए। एंड द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द नेशन, जो शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य स्तर पर किया, केंद्रीकरण ना हो शक्तियों का। दे ऑल्सो स्टेटेड द लिस्ट वॉज नॉट एग्जॉस्टिव, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। एंड इट वॉज अप टू द कोर्ट टू डिसाइड वेदर इट वॉज अ बेसिक स्ट्रक्चर नॉट। और समय समय पे सर्वोच्च न्यायालय इसको निर्धारित करेंगे कि क्या भाग बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं। द कोर्ट अपहेल्ड द 24th अमेंडमेंट एंड स्ट्रक डाउन द सेकंड पार्ट ऑफ 25th अमेंडमेंट। 24वें संविधान संशोधन को इसमें अपहेल्ड किया गया था। 25वें अमेंडमेंट के जो दूसरे भाग को इस वीडियो में डिस्कस किया था उसको स्ट्रक डाउन किया गया था।
By validating the first part of 25th Amendment, the court recognized the Parliament's duty to fulfill their socio-economic duties. They also serve the citizen for parliamentary totalitarianism was striking down the second part, which barred legal remedies. जो लीगल रेमेडीज जिसमें जुडिशियल रिव्यू, अगर किसी भी कानून को बनाया जाए जो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है, तो हमारे पास एक जुडिशियल रेमेडी मैंने बताया था कि अनुच्छेद 13 में दी हुई है, क्योंकि संविधान में एक प्रोविज़न दिया हुआ है चेक एंड बैलेंस का। अगर कोई भी जो विंग ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी अपनी पावर को एक्सटेंड करती है, तो जुडिशियल रिव्यू उनको चेक करेगा, और ये एक रेमेडियल तरीके से भी दिया हुआ है। पार्लियामेंट की जो ड्यूटी है, जो मैंने बताया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, राज्य की एक सामाजिक और आर्थिक ड्यूटी है सिटीजन्स के लिए, उनका वेलफेयर करने के लिए, उनको पूरा करें। दे स्टेटेड दैट द जजमेंट वाज एन इम्प्रूवमेंट फ्रॉम गोलकनाथ, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुए थे और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट थे, वो जो समय के साथ बदलते गए, इम्प्रूव होते गए। और जो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में जिनको बताया गया कि रेस्ट्रिक्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो एक नैरो व्यू लिया गया था, उसमें केशवानंद भारती केस में उसको ओवर रूल्ड किया गया था। बाई प्रिवेंटिंग द पार्लियामेंट फ्रॉम अमेंडिंग द फंडामेंटल राइट्स, इट मेड द कॉन्स्टिट्यूशनल रिजिड, द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्टैट्स इज एन इम्प्रूवमेंट। और जो संविधान जिसको हम आज कहते हैं कि ये लचीला भी है और कठोर भी है, और इन दोनों का ज़्यादातर इसको मिक्सअप बोला जाता है कि ब्लेंड ऑफ बोथ, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। तो इस वीडियो में हमने संविधान से संबंधित, संविधान के संशोधन से संबंधित सभी प्रावधानों के बारे में चर्चा की, और जो केस था केशवानंद भारती का, जो कि एक लैंडमार्क केस है, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया गया था, और 24, 25 और 29 में संविधान संशोधन थे, संसद के बारे में और विशेष मेजॉरिटी के बारे में जाना। तो अगर आपको अच्छा लगे, अपने कमेंट देना मुझे, और कुछ सुझाव अगर आप देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।